नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा 6वां चैप्टर है। ठीक, और हमारे चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ठीक, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ठीक, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक, तो पहले देखिए, टॉपिक से ही पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में क्या अंतःक्रिया हो रही है। अन्योन्य क्रिया का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर किस प्रकार वो निर्भर हैं, यानी मानव पर्यावरण पर किस तरीके से निर्भर है और पर्यावरण मानव पर किस तरीके से निर्भर है। ये दोनों बातें इस पर देखेंगे। ठीक, यानी मानव पर्यावरण से क्या ले रहा है और पर्यावरण से मानव को क्या लाभ हो रहा है, ये सब बातें देखेंगे। ठीक, और किस एरिया में देखेंगे ये भी देखिए, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ठीक, उपोष्णकटिबंधीय इस पहले तो यहीं समझते चलेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्या है भैया, कि जो हमारा ग्लोब है, ऐसे ग्लोब होता है और इस ग्लोब में एक होती है भैया क्या, भूमध्य रेखा। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, है ना। और इसके उत्तर में यहाँ पर है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। ठीक, और इसी के दक्षिण में यहाँ पर है मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, तो ये जो कर्क रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है। ठीक, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर पड़ता है। तो अब देखिए, इसी के बेल्ट में कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ना भाई, यही कहलाता है क्या, यही पूरा कहलाता है उष्णकटिबंध। ठीक, ये सब ट्रॉपिकल जोन है। ठीक, ये पूरा एरिया क्या है, उष्णकटिबंध। ठीक, उष्णकटिबंध। और इसके बाद 66.5 डिग्री तक, ठीक, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में, ये यहाँ पर इस बेल्ट में, इस पूरे एरिया में क्या है भैया, इस पूरे एरिया में है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इस पूरे एरिया में आपका हो गया उष्णकटिबंध, ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। दोनों बेल्ट में ये मिलेगा, दोनों एरिया। ठीक, यहाँ पर भी ये साउथ में है। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब होगा जहाँ शीत भी है और गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं। उष्णकटिबंध का मतलब ये होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उष्ण वाला मौसम है, गर्मी वाला मौसम है। ठीक, तो अब यही हम देखने जा रहे हैं कि क्या, कि जो मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है, मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है। ठीक, वो कहाँ, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। ठीक, उपोष्ण का मतलब है कि 23.5 से 35 डिग्री 40 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो उपोष्ण प्रदेश कहलाएगा। ठीक है ना। तो यही, अब आगे चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए, ये एक चित्र दिखा रहा है कि यहाँ पर कैसे लोगों का परिधान है, कैसे क्या चीज़ें लोग पहन रहे हैं। देखिए, ये बच्चा है, ये टी शर्ट पहना है, ठीक, शॉर्ट्स पहना है। ठीक, और कुछ लोग बड़े बड़े ये कपड़े पहने हुए हैं, इस तरीके से कपड़े, बाल किस तरीके से है। तो ये है ना, ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चा देखिए, ये गर्मी वाले कपड़े पहने हैं। ठीक, कुछ लोग सर्दी वाले कपड़े पहने, कुछ लोग गर्मी वाले कपड़े पहने। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों के निवासी जो हैं वो किस तरीके से रहन सहन है। तो याद रखिएगा भैया, व्यक्ति जहाँ रहता है ना, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसका असर व्यक्ति के रहन सहन पर पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप क्या करेंगे, ठंडी है तो ऊनी कपड़े पहनेंगे ना, ठंडी वाले गर्म कपड़े पहनेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम है तो क्या पहनेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम है तो आप इस तरीके से कपड़े पहनेंगे। ठीक है, हल्के कपड़े पहनेंगे, कॉटन पहनना चाहेंगे, कम कपड़े पहनना चाहेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच में कैसा संबंध है ये बताया जा रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है वहाँ भाई नॉनवेज लोग खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, है ना। जहाँ गर्मी कम है,
ठीक। और जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसाले वाली चीज़ें कम खाना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उमस का मौसम रहता है। तो इसी तरीके से मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, ये तस्वीर जो है ये हमें यही बताती है कि किस तरीके से विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों में निवासी जो हैं और उनका अलग अलग अपने पर्यावरण के हिसाब से उनका परिधान, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, रहन सहन सब कुछ निर्णय होता है, ठीक, पर्यावरण से। तो चलिए भैया सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं क्या, अमेजन बेसिन के बारे में, ठीक। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, अमेजन बेसिन, ठीक, ये है अमेजन बेसिन, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देखिए अमेजन कैसे नाम पड़ा इसका। यहाँ देखिए एक फैक्ट है, आप देख लीजिए ये यहाँ पर कि जब स्पेन के जो खोजकर्ता थे, वो इस नदी की खोज की, ठीक, किस नदी की, अमेजन की, ठीक। तब क्या हुआ कि सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर और घास का स्कर्ट पहने हुए कुछ आदिवासियों ने क्या किया कि इन पर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, स्पेन के जो खोजकर्ता थे, ठीक। तो उनको याद आ गया क्या कि अब उनकी जो प्राचीन रोम साम्राज्य का के जो अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दिया, ठीक। और भैया तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, इस प्रकार यहाँ का नाम पड़ गया अमेजन, ठीक। तो ये देख ले, सबसे पहले तो ये देखिए कि अमेजन बेसिन क्या है। बेसिन मतलब कहाँ क्या होता है, जो नदी होती है अमेजन की या उस पूरे जो एरिया का जो क्षेत्र है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, अमेजन बेसिन कहला रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखिए अमेजन है कहाँ, ये मैप देख लीजिए। तो ये है भैया क्या, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है ना। तो अब दक्षिण अमेरिका में ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं ये पूरा अमेजन बेसिन है, ठीक है ना। ये है आपका अमेजन बेसिन। तो यहाँ देख लीजिए कि ये इधर देखिए वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ठीक, गुयाना है, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, और ये अमेजन बेसिन है, ठीक। तो अमेजन बेसिन में ये देखिए कि ये जो नदी है ना ये अमेजन नदी है, ऐसे ये दिख रहा है जो आपको, ये अमेजन नदी है, ठीक। और बहुत सारी नदियों से मिल करके ये बन रहा है, ठीक। जैसे जिगु नदी है, यहाँ पर निग्रो नदी है, ठीक है ना। चलिए युगाली नदी है। तो ये सब नदियाँ सहायक नदियाँ किसके, अमेजन की। ये सब नदियाँ इस तरीके से जा करके मिल रही हैं किससे, अमेजन से, ठीक। बहुत सारी नदियाँ हैं इस सहायक नदियाँ, ये सभी नदियाँ जा कर के अमेजन से मिल रही हैं, ठीक। टोंकेटिस नदी है यहाँ पर, ये देख लीजिए इस तरीके से बह रही है। तो ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं ना ये पूरा अमेजन नदी का क्षेत्र है। इसी को पूरा बोला जा रहा है अमेजन बेसिन, ठीक। इस पूरे जो एरिया को कह रहे हैं अमेजन बेसिन, ठीक है ना। तो अब अमेजन बेसिन में बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं और अमेजन नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह वाली नदी, अपवाह मतलब ये पूरा एरिया जिस क्षेत्र से ये पानी ले आ रही है और अमेजन बेसिन में डाल दे रही है, ठीक। अमेजन यहाँ से निकलती पश्चिम से निकलेगी और सीधे पूरब जाएगी, इधर जा कर के कहाँ गिरेगी, ये अटलांटिक महासागर जो है ना वहाँ पर ये नदी जा कर के गिरती है, ठीक है ना। इसके देखिए ये बोलीविया है, पराग्वे है, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भैया ये मकर रेखा है ना, जो मकर रेखा है जो वो ये है मकर रेखा, इससे गुजर रही है कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, इनसे निकल रही है कौन सी, देखिए पूरा ब्राज़ील वाला एरिया है, ये बोलीविया है, ये पूरा ब्राज़ील वाला है अमेजन बेसिन, ठीक। तो मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है, ठीक। मकर रेखा कहाँ से, अफ्रीका के कहाँ से गुजर रही है, याद रखिएगा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ये देखिए ब्राज़ील है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। और यहीं देखिए ये 0 डिग्री गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा भी यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ठीक। अमेजन बेसिन से ही गुजरती है कौन, भूमध्य रेखा। तो अभी हमने बताया ना कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक। तो
अब देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा, तो इसके इधर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा और इसके इधर भी पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। क्या होगा ये पूरा ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। कहाँ 23.5 डिग्री तक जाएगा ना, मकर रेखा तक, तो ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन का खास बात क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, हमेशा 12 महीने ज़्यादा पड़ता रहता है, तो यहाँ का तापमान, यहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक, लो प्रेशर रहता है, ठीक। और इसके पहले भी एक चीज़ और बता चुका हूँ कि 0 डिग्री के अगल बगल में, 0 डिग्री के अगल बगल में 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक ना क्या बनता है, डोलड्रम बनता है, डोलड्रम, ठीक, जहाँ का मौसम एकदम शांत रहता है, यहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक, यहाँ एकदम शांत मौसम रहेगा, ठीक। और इसके अगल बगल क्या होगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, जिससे डेली बरसात होती है। सबसे ज़्यादा पूरे दिन भर में बरसात यहाँ इस बेल्ट में हो ही जाती है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के आसपास, डेली बरसात होती है। तो भैया डेली बरसात होती है, यहाँ तो पेड़ पौधे बहुत गहरे होंगे, बहुत हरा भरा पेड़ पौधा होगा। इतना ज़्यादा आप समझ लीजिए अमेजन बेसिन में जंगल रहता है, इतना ज़्यादा अमेजन बेसिन में जंगल रहता है कि ऊपर का जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो ज़मीन के अंदर आ ही नहीं पाता, ठीक। तो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि आ ही नहीं पाता है। तो वही है, अभी एक चित्र आपने देख ही लिया, पूरा मैप ठीक से देख लिया, ठीक। एक बार सही से पूरा देख लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए अब टॉपिक पर आते हैं, क्या कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अभी अभी हमने बताया इसके बारे में, ठीक। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई कैसे होता है भैया। एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक, क्या देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर है 10 डिग्री, ये है 10 डिग्री, और ये एक 10 डिग्री ये है, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये 10 डिग्री साउथ है, और ये बीच में इक्वेटर लाइन है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है ना भैया कि इसी के जो पूरे बेल्ट में, इस पूरे एरिया को, जो 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है भैया भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये पूरा एरिया, ठीक, इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक, 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक। चलिए आगे देखिए, अमेजन नदी इसी प्रदेश में बहती है, ठीक। यही बात बताया जा रहा है क्या कि अमेजन नदी इसी प्रदेश में बहती है। किस प्रदेश में बह रही है भैया, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के मध्य में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उसी के बीच में अमेजन नदी बहती है, ठीक। पश्चिम में पर्वतों से निकल पूर्व में अंध महासागर में ये गिरती है, ये भी याद रखिएगा। एक बार फिर से मैप से ही पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि ये हो गया भैया, ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक, और ये हो गया वेस्ट। तो क्या कहा जा रहा है, ये देख लीजिए कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। तो पश्चिम में ये देखिए, यहाँ से ना, ये यहाँ से यहाँ एक पर्वत है, ठीक, एक पर्वतीय एरिया है इस पूरे बेल्ट में। याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज़, ठीक। इसका नाम क्या है भैया, एंडीज़, एंडीज़ पर्वत। और याद रखिएगा ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है, ये कॉर्डिलेरा एंडीज़, याद रखिएगा। अमेजन नदी क्या करती है, अमेजन नदी जो है ना, यहीं से निकलती है पश्चिमी किनारे से, और ऐसे बहते हुए कहाँ चली जा रही है, ये अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक। और इसी के साथ ही इसकी बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो सब दिया, जैसे देखिए यहाँ निग्रो नदी है, ठीक, निग्रो नदी है, यहाँ से निकलती है, और मिडीरिया नदी है, ठीक, जिंगू नदी है, टोंकेरिस नदी है। ये सब नदियाँ जाकर के अंत में ऐसे जाकर के कहाँ जाकर के मिल रही हैं,
अमेजन नदी में जा कर के मिल रही हैं। ये सब नदियाँ अमेजन नदी में जा कर के मिल रही हैं और ये अमेजन नदी जा कर के अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है। ठीक है ना। चलिए, तो यही बात बताया जा रहा है यहाँ पे, ये नदी पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूरब में अंध महासागर में गिरती है। ठीक, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है ना, उस नदी का क्या होता है, मुहाना। ठीक, मुहाना हो गया कौन सा, अब देख लीजिए, फिर से देखिए, एकदम कई बार देखेंगे तब जब समझ में आएगा। अमेजन नदी अब है, ये पर्वतों से इधर से निकल रही है, निकलते हुए इधर से बहते हुए कहाँ, अंध महासागर में चली जा रही है। ठीक, और तो ये इसका क्या हो गया, मुहाना। अमेजन नदी का मुहाना कहाँ है, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में है। ठीक, और ये क्या होता है, जहाँ से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम, उद्गम स्थल। ठीक, तो नदी पूरब ये पश्चिम से निकलती है और पूरब बहते हुए इधर जा कर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, जिस स्थान पर कोई नदी जा कर के मिल रही है भैया, वो क्या हो गया, उसका मुहाना। ठीक, अमेजन नदी में तो भैया बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती है, अभी हमने बताया कि जैसे मुख्य नदी हो गई, मुख्य नदी से अगल बगल से बहुत सारी नदियां आकर के उस मेन नदी में मिल रही हैं, यही होता है आपका सहायक नदियां। ठीक, तो अमेजन की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो जो यहाँ पढ़ रहे थे ना अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन क्या होता है भैया, सहायक नदियाँ, मुख्य नदियाँ मिल करके जिस क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं वही है अमेजन बेसिन। ठीक, यह नदी कहाँ है भैया, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक, एक बार सही से पूरा देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ। ठीक, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ है भैया। पहली बात तो ये देखिए, ये पूरा ब्राज़ील वाला एरिया हो गया, ब्राज़ील का। ये पेरू हो गया। ठीक, पेरू के कुछ भाग में, पूरे पेरू में नहीं, पेरू के कुछ भाग में ये नदी है, पेरू के कुछ भाग। ठीक, उसके बाद कहाँ है भैया, उसके बाद देखिए यहाँ है बोलीविया। ठीक, बोलीविया है यहाँ पर, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बहुत छोटे से भाग पर। तो ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक, एक बार ठीक से मैप फिर से देख लीजिए, कहाँ कहाँ देखिए अमेजन नदी है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, पेरू का कुछ एरिया है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक, और बाकी ये गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच, ये सब देख रहे हैं ना, ये पूरा का एरिया ऐसे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा अमेजन नदी बेसिन है। ठीक, और अमेजन नदी पश्चिम से निकल करके सीधे चली जाती है अंध महासागर में या अटलांटिक महासागर में गिरती है, और इसकी सब सहायक नदियां हैं ऐसे, ये सब सहायक नदियां जा कर के इसी में मिलती हैं। एक बार ठीक से देख लीजिए, ये पूरा मैप किस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं ना, कि पूरा का पूरा मैप है आपके सामने। ठीक, तो ये हो गया आपका अमेजन नदी। ठीक, अमेजन नदी ये देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे है, ये अमेजन नदी निकल के जा रही है, ये हो गया आपका अमेजन रिवर। ठीक, ऐसे बह के जा रही है। यहाँ से देखिए ये है आपकी निग्रो नदी, निग्रो नदी आ रही है। और यहाँ देखिए ये एक नदी ऐसे बह करके जा रही है, मडेरिया नदी है, जिंगू नदी है, और यहाँ पर टोंकेटिन्स नदी है। ठीक, यूएली नदी है। ठीक, इस तरीके से बहते हुए ये पूरा का पूरा बेल्ट क्या बन जा रहा है भैया, अमेजन बेसिन। चित्र बहुत अच्छे से देख लेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन भैया कहाँ कहाँ है, यह ब्राज़ील में, पेरू में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला तक ये सब फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे, ये थोड़ा सा एक फैक्ट देख लीजिए, सहायक नदियाँ क्या होती, अभी अभी हमने बता दिया सहायक नदी क्या होती है। क्या होती है भैया, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। ठीक, मतलब एक मेन नदी होती है, बाकी छोटी छोटी नदियाँ ऐसे जा कर के इससे मिल रही हैं, ये सब होती हैं सहायक नदियाँ। ठीक, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ किसी क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी या अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन है। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखिए, अब देखिए अमेजन की जलवायु कैसी है भैया,
ये देख लेंगे। तो अमेजन की जलवायु, तो अमेजन बेसिन, पहले तो यही जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है ये पूरा भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, यानी इक्वेटर लाइन के आसपास है, ठीक। और यहाँ पूरे वर्ष गर्म नम जलवायु रहती है, ठीक। यहाँ पर कैसा गर्म और नम जलवायु है भैया। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। मतलब जैसे और जगह राजस्थान वगैरह में क्या है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा बालू जहाँ है वहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, ठंडा हो गया। लेकिन अमेजन बेसिन ऐसा है भैया कि वहाँ पर चाहे दिन हो चाहे रात, वहाँ हमेशा समान मौसम रहेगा, गर्म और आर्द्र समान रहेगा, ठीक। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, जैसे अपने यहाँ जुलाई अगस्त का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, वैसे ये भी वहाँ हमेशा 12 महीने रहता है, ठीक। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। मतलब मैं अभी हमने बताया भी इसके बारे में कि वहाँ पर भैया डेली अमेजन बेसिन में डेली बरसात होती है, डेली, ठीक। चलिए, तो इसलिए भैया वह क्या होता है कि किसी पूर्व चेतावनी वहाँ हमेशा बरसात होती बिना किसी चेतावनी के, ठीक। दिन का तापमान हाई होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहेगी, ह्यूमिडिटी वैसे ही बनी रहेगी, जिससे उमस का मौसम बना रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। वर्षावन क्या मतलब, डेली जब बरसात हो जा रही तो पेड़ पौधे क्या होंगे, हमेशा हरे भरे रहते। इतना ज़्यादा सघन हो जाता है ना भैया, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा सघन हो जाता है कि जो भूमि है ना वो प्रकाश रहित हो जाती है और हमेशा नम बनी रहती है, ठीक। वहाँ की जो भूमि होगी वो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश रहित, प्रकाश पहुँचबा ही नहीं करता है एकदम। सूर्य जो है ना वो ज़मीन तक पहुँचता ही नहीं है, सूर्य की रोशनी क्यों नहीं पहुँचता भैया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। पहली बात तो है कि अत्यधिक वर्षा के कारण क्या हो जाता है, भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, ठीक। सघन वन देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं अमेजन वन में कितना ज़्यादा घना हो गया है कि वहाँ से नीचे आते ही नहीं है सूर्य का प्रकाश, ठीक। तो यहाँ पर भैया क्या होता है, याद रखिएगा कि परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड, ठीक, ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में परजीवी पौधे के रूप में आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ब्रोमीलाइड क्या है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक। यानी ब्रोमीलाइड क्या हो गया, ब्रोमीलाइड क्या है भैया, एक पौधा है क्या जिसकी पत्तियों में पानी संचित रहता है, ठीक। और मेढक जैसे जो जीव होते हैं ना इस जल के पैकेट में अंडा देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। और भैया वर्षावन में प्राणी जात की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, मतलब बहुत ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है अमेजन के जंगलों में, ठीक। तो क्या भैया देखिए, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ, ठीक, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से एकदम अलग होते हैं यहाँ पर, ठीक। और क्या होता है, एक चीज़ और देख लीजिए कि प्राणियों में यहाँ देखिए बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर। टैपीर क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से होता है, ये टैपीर देख रहे हैं, ये टैपीर होता है, ये क्या करता है, चींटी खाता है, ठीक। देखिए टकून नाम का, देखिए यहाँ पर एक पक्षी है, ये अभी देखा ना हमने, टकून नाम का पक्षी है, ये इस तरीके से टकून पक्षी, गुंजन पक्षी पाए जाते हैं, ठीक। ये सब पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा, ठीक, बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि यहाँ के जो निवासी होते हैं ना, जो अमेजन बेसिन के निवास होते हैं, देखिए मांस खाने वाले पिरान्या, मांस खाने वाली एक मछली होती है, ठीक, मांस खाने वाली पिरान्या मछली समेत मछलियों की कई प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। याद रखिए ये कौन सी मछली है, मांस खाने वाली मछली पिरान्या मत्स्य जो होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मछलियां अमेजन नदी में पाई जाती हैं, अमेजन बेसिन में, ठीक। चलिए अब देखते चलते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीवों की भैया डाइवर्सिटी
पाई जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, आप डिस्कवरी चैनल इसके लिए देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए कि वर्षा वन के निवासी, यानी अब यहाँ पर अमेजन बेसिन में जो वर्षा वन होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर सघन एरिया, वहाँ पर कैसे लोग निवास करते हैं। ठीक, वहाँ पर रहने के लिए क्या है, तो यहाँ के लोग भैया छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है ना, एक होता है झूम खेती, भारत में होता है ना, भारत में झूम, नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, झूम खेती करते हैं, क्योंकि अब देखिए इतना जंगल है, खाली स्थान बहुत ज़्यादा है नहीं, डेली बरसात हो रही, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं भैया, ये लोग वृक्षों को काट कर भोजन के लिए फसल उगाने का काम करते हैं, जैसे झूम खेती होता है। ठीक, और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी से मछली पकड़ते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं भैया, महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान महिलाएं ही रखती हैं। ठीक, तो फसलों में अब ये देखिए किस तरीके से अब ये कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कि कर्तन दहन, यही होता है झूम खेती, कर्तन दहन इसे बोल रहे हैं। कर्तन दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है भैया कि ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाता है और इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। ठीक, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको पेड़ पौधे काटेंगे तो धीरे धीरे सब खत्म होते जाएगा, इतनी तेज़ी से उग नहीं सकते हैं पेड़ पौधे जितनी तेज़ी से आप उसे काट सकते हैं। ठीक, तब लोग इस भूमि को टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक, फिर से ऐसे करने लगते हैं। तो मोटी मोटी बात हो गई भैया क्या कि कर्तन दहन क्या होता है, कर्तन दहन पद्धति क्या होता है, वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है और तब वहाँ पर फसल पैदा की जाती है, फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो फसलों का ध्यान कौन रखता है भैया, महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्य रूप से क्या, टेपियोका, अनन्नास, शकरकंद उगाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें वो लोग उगाते हैं, क्या, टेपियोका, अनन्नास, शकरकंद, ये सब उगाते हैं। ठीक, और देखिए क्योंकि भाई देखिए मछली पकड़ना अनिश्चित होता है ना, कभी मिली नहीं मिली, कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया कर्तन दहन क्या होता है भैया, कर्तन दहन कृषि क्या होती है, पहले जंगल होता है, जंगल को काट करके मिट्टी को साफ कर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर खेती की जाती है। खेती करने के बाद क्या होगा कि उसके बाद जब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा तो उसको छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे, उस जंगल को काटेंगे, साफ करेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से कर्तन दहन क्या होता है, मोटी मोटी बात इतना याद रखिए कि जंगलों को काट कर खेती की जाती है, जब उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता है तो छोड़ करके फिर दूसरे जंगल को काट करके खेती योग्य बनाते हैं। ठीक, तो कर्तन दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक, इनका मुख्य आहार क्या होता है, मेनियोक है। ठीक, मेनियोक, अच्छा मेनियोक क्या होता है, अभी देख लीजिए कि मुख्य आहार मेनियोक है, इसी को क्या बोलते हैं, कसावा भी बोलते हैं। ठीक, मुख्य आहार इनका कसावा है, याद रखिएगा। तो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार मेनियोक है, इसी को क्या बोलते हैं, कसावा बोलते हैं। ठीक, कसावा क्या है भैया, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, याद रखिएगा, ज़मीन के अंदर आलू की तरह पैदा होता है। ठीक, कैसा, ठीक कैसा होता है ये देख लीजिए, ये यहाँ देखिए, ये होता है कसावा, देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है, ये पूरा ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर कसावा होता है आलू की तरह। ठीक, और यही जो है इसी को काट के खाते हैं, ये देखिए ये कसावा काटने के बाद इस तरीके से दिखता है, तो ये हो गया कसावा। ठीक, कसावा हो गया। तो क्या देखा अभी आपने, क्या देखा कि ये जो अमेजन नदी में लोग रहते हैं वो क्या है भैया, कसावा खाते हैं। ठीक, कसावा या इसी को बोलते हैं मेनियोक कहा जाता है। ठीक, और क्या भैया कि चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। चींटियाँ होती हैं ना, उनका क्या कहते हैं, अंडकोश ये खाते हैं, जो चींटियों के अंडे होते हैं उनको खा जाते हैं। काफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक, आगे देखिए,
अब वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। मतलब वहाँ पर घर कैसे बनेंगे भैया, डेली बरसात हो रही है तो वहाँ पर लकड़ी का जो घर है ये लोग बनाते हैं लकड़ी का। तो कुछ परिवार जो होते हैं मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, मलोका नाम का एक अपार्टमेंट होता है, मलोका नाम का घर होता है, जिनकी छत जो होती है ना वो तीव्र ढाल वाली होती है। तो एक बार देख लीजिए मलोका कैसे होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर एक मलोका है, ये देखिए। तो अमेजन के जो लोग रहते हैं ना इस तरीके से घर बना करके रहते हैं। ये मलोका है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक घर है, उस तरीके से बना करके छप्पर रह रहे हैं। ठीक, मलोका देखिए इस तरीके से बनता है, देख रहे हैं तीव्र ढाल है यहाँ पर। तो ये होता है क्या, मलोका। ठीक, मलोका देख रहे हैं, ये होता है, ये मलोका है, ये मलोका है। और ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह घर बना करके ये लोग अमेजन के बेसिन में लोग रह रहे हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा जंगल है, इतना ज़्यादा यहाँ पर जंगली एरिया है। यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है ना वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाता है अमेजन बेसिन में। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से हमेशा हरा भरा रहता है, डेली बरसात हो रही, जंगल है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना कि अमेजन के लोगों का जीवन धीरे धीरे करके बदल रहा है। पुराने जैसे चीज़ें नहीं रह गई हैं। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही उपलब्ध था पहले। ठीक, अब क्या है भैया 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से क्या हुआ है कि वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। ठीक, तो जो ये 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें, हवाई जहाज़ हेलीपैड वगैरह सब बन गया है जिससे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक, पौराणिक तरीके से खेती करते रहते हैं अभी वहाँ पर ये लोग। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए भैया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विकास की गतिविधियाँ वहाँ पर जो हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भैया जो जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक, पहले की तरह उतना जंगल नहीं रह गया, धीरे धीरे लोग उसे काट रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ठीक, प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ठीक, अब उस तरीके से नहीं रह गया है, धीरे धीरे चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। ठीक है ना, पहले देखिए कैसे था, क्रमिक विकास हुआ रहा है। पहले देखिए कितना ज़्यादा जंगल था, इतना ज़्यादा जंगल था, उस हिसाब से अब देखें तो फिर धीरे धीरे कितना लोग उसको काट रहे हैं, जोत रहे हैं, धीरे धीरे करके एकदम पूरा समाप्त कर दिए हैं। ठीक, बंजर भूमि में बदलता जा रहा है सारी चीज़ें, मिट्टी के ऊपरी परत वहाँ की बह चुकी है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ठीक, ये तक क्या था भैया, कसावा था, आपको पता ही है, मलोह किसी को कहते हैं। और ये देखिए घर है, इस तरीके से रह रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ तक था आपका अमेजन बेसिन। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर शुरू हो रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। देख लीजिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जीवन बेसिन कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये देख लीजिए पूरा बेल्ट, ये है भैया भारत, ये भारत का ये वाला एरिया है देखिए ये। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये नदी आ रही भैया गंगा नदी। ठीक, ये नदी आ रही है ऐसे, गंगा नदी कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक, यहाँ से निकल रही है। उसके बाद देखिए तिब्बत से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही, पहले ऐसे बहते हुए फिर इस तरीके से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा से मिल जा रही है बांग्लादेश में। ठीक, और फिर जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो अब देखिए ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। और इसी के साथ में गंगा की बहुत सारी सहायक नदी, जैसे ये देखिए यहाँ पर जमुना नदी है, जमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वो जा कर के जमुना में मिल जाती हैं, जमुना गंगा में मिल जाती है। ठीक, और गंगा की ही बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदी में ऐसे जा कर के मिल रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं ना गंगा में, इन्हीं को बोला जाता है भैया सहायक नदी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही हैं, सहायक नदियाँ। और अंत में यही ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी दोनों आपस में मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही हैं। तो अब देख रहे हैं ना कि जहाँ तक का पानी गंगा नदी में आ रहा है, पूरा नदियाँ सब मिला के गंगा में पानी डाल रही हैं और गंगा फिर उसे बंगाल की खाड़ी में डाल रही है। इधर देखिए तिब्बत का पूरा एरिया है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ ये सब। तो ये
पूरा बेल्ट ना, ये पूरा बेल्ट मिल करके क्या बना रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन बना रहा है। और ये यहाँ पर जानती हैं, ये डेल्टा बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये पूरा डेल्टा ही वाला एरिया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ही बनाती हैं, याद रखिएगा। तो अब देखिए इस बेल्ट में लोगों का जीवन कैसा है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक। और ये कौन सा एरिया होगा भैया, ये उपोष्ण वाला एरिया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था अभी, ये कहाँ है, उपोष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है। याद रखिएंगे कि यहाँ से देखिए कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है ना, कर्क रेखा भारत के कितने, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिए, गुजरात है, मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस तरीके से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक। और कर्क रेखा के बाद 35.5 डिग्री तक के बीच वाला जो बेल्ट होता है ये पूरा उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका गंगा नदी बेसिन। एक बार स्पष्ट तरीके से ऐसे देख लीजिए कि ये पूरा जो ग्रीन वाला है, ग्रीन पेंटेड, ये पूरा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक। तो अब देखिए इसके बारे में क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। आपने देखा ही अभी कि यह बेसिन उपोष्ण में, अभी बताया हमने, उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये स्थित है। कौन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक। उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये सब चीज़ें पड़ती हैं, ठीक। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में, ठीक। कौन कौन से भैया, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी ये गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इस यहाँ पर बहती हैं, ठीक। इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान, ठीक। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत, हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा, याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा पूरा यही है। ये पूरा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये एरिया है ना, ये पूरा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, याद रखना, ठीक। सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरवन डेल्टा ही है, ठीक। याद रखिएगा भैया। चलिए ये देखिए यहाँ से क्या दिखाया जा रहा है भैया कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती। चाप झीलें क्या होती हैं, अब एक बार फिर समझ लीजिए चाप झीलें क्या होती हैं कि जैसे जो नदी होती है ना, जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लेती है, ठीक। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लेती है, ठीक। बाद में क्या हो जाता है कि यही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बाद में ऐसे कट जाता है, ऐसे कट जाता है, यहाँ पर भर जाता है, पानी भरा रह जाता है और ये नदी अपना रास्ता फिर से बदल लेती है। तो इसी को बोला जाता है ना गोखुर झील, ठीक। ये सब गोखुर झील होती हैं, छाड़न झील इसी को बोलते हैं, ठीक। बात समझ आई। तो इसी को क्या बोल रहे हैं भैया, हम चाप झील बोल रहे हैं। गोखुर झील कहिए चाहे चाप झील कहिए, बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं भैया कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु कैसी भैया, मानसूनी। इसके पहले ही भारत के एरिया में बता चुका हूँ कि जो भारत का एरिया होता है उस पर पवन वाले चैप्टर में, ठीक। ये सब हवाएं आती हैं, 6 महीने इधर जाएंगी, 6 महीने इधर जाएंगी, 6 महीने उत्तर बहती हैं, 6 महीने दक्षिण जाएंगी, ठीक। तो ये होता है भैया मानसूनी जलवायु, ठीक। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, ठीक। जून से सितंबर के बीच में मानसूनी क्षेत्र में खूब वर्षा होती है, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंड, यहाँ सब पड़ती रहती है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या रहा है कि बेसिन क्षेत्र में, कौन सा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ मतलब मैदान है, पर्वत है, पठार है, ठीक। ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक। स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। पता ही है आपको कि भैया जहाँ पर्यावरण का बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ़ वाला एरिया है, वहाँ जीवन असंभव है, रहना मुश्किल होता है। तो जहाँ का पर्यावरण अनुकूल होता है मानो कि वहीं पर लोग ज़्यादा रहते भी हैं। तो इस जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना भैया, यहाँ पर मानव बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन के लिए यहाँ पर बहुत अनुकूल परिस्थिति है ना। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, खाने और नदियाँ बह रही, बहुत सारी नदियाँ,
ठीक, जिनसे उनको पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, कृषि करने की पूरी व्यवस्था है। इसीलिए तो यह इस पूरे बेल्ट में ना जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसीलिए इसी बेल्ट में है। आप जानते हैं कि भैया भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, फिर बंगाल है, बिहार है। ठीक, तो ये सब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण ने कुछ मानव जीवन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति बना रखी है। ठीक, यहाँ पर भूमि जो है बहुत उपजाऊ उपलब्ध है। ठीक, मुख्य व्यवसाय यहाँ का भैया कृषि है, धान यहाँ की मुख्य फसल होती है। ठीक, इस पूरे बेल्ट में धान सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और भी फसलें हो जाती हैं जैसे गन्ना, जूट, नगदी फसलें हैं। ठीक, नगदी फसलें जो व्यापार करने के लिए फसलें होती हैं उन्हीं को बोला जाता है नगदी फसलें। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपकी नगदी फसलें बनी हुई हैं। ठीक है, और देख लीजिए आगे कि पश्चिम बंगाल और असम में क्या होता है, चाय के बागान मिलते हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल और असम में बहुत ज़्यादा चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम में भैया सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है ना, सिल्क उत्पादन होता है। ठीक, चलिए, और क्या होता है कि यहाँ मंद ढाल वाले पर्वतों पहाड़ियों पर जो वेदिका होती है ना, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, जो पर्वत और पहाड़ियाँ वाला एरिया है। ठीक है, आगे देखिए भैया कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियाँ जो होती हैं ना वो यहाँ पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल, इस तरीके से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब ये साल में एक बार क्या होता है ना कि अपना पूरी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक, अमेजन बेसिन में ऐसा नहीं हो रहा था। अमेजन बेसिन में एकदम बहुत ज़्यादा डेंस एरिया था, घना था, सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन पे नहीं जा पा रहा था। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियां एक बार गिर जाती हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। ठीक, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सुंदरवन में है ना, सुंदरवन में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं भैया, जो समुद्र के किनारे हैं या खारे पानी के आसपास जो वनस्पतियाँ डेवलप हो रही हैं वो सब क्या होता है, मैंग्रोव वन। तो याद रखिएगा कि डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। ठीक, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है भैया, ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में कौन से चीड़, देवदार, फर और शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, देखिए वेदिकाएं क्या होती हैं, अभी बताया हमने कि वेदिका में क्या होता है, वेदिका का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढाल को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ठीक, तो मोटी मोटी बात बस ऐसे समझ लीजिए क्या कि ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से वेदिकाएं बनी हैं। देख रहे हैं ये ज़मीन कैसे जोती गई है, खेत कैसे जोते गए हैं, कैसे सीढ़ीदार बनाए गए हैं, इस तरीके से इस खेत की जुताई की गई है। ठीक, इस तरीके से खेत में जुताई की गई है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, वेदिका कृषि। देख रहे हैं ये वेदिका कृषि है। ठीक भैया, इसी बेल्ट में देख लीजिए क्या है भैया, मगर पाए जाते हैं। ठीक, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक, ये देख लीजिए ये एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ देखिए एक सींग वाला गैंडा दिख रहा है आपको। ठीक, यहाँ पर मगर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये है वेदिका वाली सीढ़ी। तो ये चीज़ें आपको दिख गई। एक सींग वाला गैंडा, कांजीरंगा जो है ना वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। ठीक, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। ठीक, नदी के साफ जल, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं भैया, जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक, मछलियों में देखिए रोहू, कतला, हिल्सा, ये सब मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रिय है ना। अब इस पूरे बेल्ट में मछली और चावल इस क्षेत्र में ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनका मुख्य आहार है। ठीक, मुख्य आहार क्या भैया, मछली और चावल मुख्य आहार होता है यहाँ का, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाला जो एरिया है वहाँ पर। ठीक, चलिए तो एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि भैया एक होता है डाल्फिन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा
अंधी डाल्फिन कहा जाता है। ठीक, सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक, और भैया रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए कहाँ पर है, ये है सूसू, ये। ठीक, इसी को बोला जाता है क्या, अंधी डाल्फिन। सूसू को ही बोला जाता है अंधी डाल्फिन। और ये क्या है कि जल की शुद्धता का पता चलता है इनकी उपस्थिति से। तो जहाँ पर अंधी डाल्फिन उपस्थित होती है वहाँ का जल शुद्ध माना जाता है। ठीक, जल की शुद्धता बताती हैं ये लोग, कौन, अंधी डाल्फिन जो होती है वही। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर एक बात, कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक, क्यों भैया, कि धीरे धीरे ये जो औद्योगिक एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती जा रही है। गंगा का पूरा पानी गंदा होता जा रहा है, मटमैला होता जा रहा है। ठीक, औद्योगिक वेस्ट जो होते हैं गंगा में बहा दिए जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र में बहा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी गंदा होता जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, याद रखिएगा कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इफेक्ट है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो भैया गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर बसे हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे। क्या है, याद रखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही उपस्थित हैं। याद रखिए गंगा नदी के तट पर। ये देखिए काशी, काशी कैसे दिख रहा है आपको वाराणसी में। ठीक, वाराणसी शहर है ये, कितना ज़्यादा डेंस हुआ। तो यहाँ का सब कचरा वचड़ा सब यहाँ पर बहेगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि गंगा का पानी गंदा होता जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है भैया कि बहुत ज़्यादा सफाई अभियान चला है, निर्मल गंगा अभियान शुरू है इसके लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे, देख रहे हैं ना, नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ठीक, कोलकाता जो है ना हुगली नदी पर स्थित क्या है भैया, एक प्रमुख बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक, कोलकाता क्या है, हुगली नदी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगरा से यमुना के किनारे स्थित ताजमहल। ठीक, आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है कौन सा, ताजमहल। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का जो संगम है। ठीक, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमाम बाड़ा है। असम का कांजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयान। ठीक, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ यहाँ पर दर्शनीय स्थल है भैया, एकदम मनोहर स्थल है इस पूरे एरिया में। ये देखिए क्या, मानस वन्यजीव अभयारण्य में ये देखिए बाघ लेटा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आज का ये हमारा क्लास ख़त्म हुआ भैया। ठीक, बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपका इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए भैया नमस्कार।